दिल्ली के सफदरजंग इलाके के ग्रीन पार्क में रहने वाले 30 साल के युवा जज अमन कुमार शर्मा ने पारिवारिक कलह से तंग आके आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि जज साहब की जो पत्नी है वो खुद एक जज है, उनकी साली आईएएस अधिकारी हैं और उन दोनों ने मिलकर जज साहब को इतना ज्यादा टॉर्चर किया, इतनी क्रुएलिटी की उनके साथ, इतनी ज्यादा पारिवारिक कलह मचा के रख दी कि अमन कुमार शर्मा बेचारे अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए विवश हो गए। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में जज अमन शर्मा अपनी जज पत्नी के साथ रहते थे। जून 2021 में दोनों ने अपनी सेवाएं आरंभ की, न्यायिक सेवाएं, और बताया जाता है कि इनके 2 बच्चे भी हैं। बड़ा बेटा जो कि उम्र में लगभग 2.5 साल का है और एक छोटा बेटा जो लगभग अभी 8 महीने का है। अमन कुमार शर्मा के पिताजी ने ये बताया कि हालांकि अपनी मर्जी से उन्होंने लड़की पसंद की थी अमन कुमार ने, लेकिन शादी जो थी वो अरेंज्ड मैरिज थी। उन्होंने बताया कि शुरू में तो दोनों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत कायदे से सब कुछ चल रहा था, लेकिन शादी के बाद जब पहला बेटा पैदा हुआ तब तक भी जीवन अच्छा था। दूसरे बेटे के जन्म के बाद पत्नी जो थी वो काफी झगड़ालू, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी और बहुत पैनिक हो गई। परिवार की छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, बच्चों को मारना पीटना, उनको उठाकर फेंक देना, जज साहब को कोर्ट न जाने देना और घर की मेड को निकाल के जज साहब के ऊपर प्रेशर बनाना कि घर के काम करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खाना बनाओ। इस तरीके के काम करना और इस तरीके की बातें करना जिससे कि उनको आघात पहुंचे, और बात बात में छोटे छोटे बच्चों को पीटना, उनके सामने ही, पिता के सामने बच्चों को इतना ज्यादा प्रताड़ित करना, यानी कि इस हद तक प्रताड़ना कि पति कुछ कर ही बैठे। क्रुएलिटी, देखिए ये केवल एक यही मामला नहीं है देश में। आंकड़े बताते हैं कि हर 10 से 12 मिनट में हमारे देश में किसी न किसी कोने में एक पुरुष अपनी पत्नी की क्रुएलिटी से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है, और दिन ब दिन इन आत्महत्याओं की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। मैरिज रिलेटेड इश्यूज के कारण जो आत्महत्याएं हो रही हैं, आज महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या उनसे कहीं अधिक है। पारिवारिक समस्याएं जैसे दहेज और मैट्रिमोनियल केसेस हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, दहेज और डिवोर्स वगैरह के केसेस हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, क्रुएलिटी के केसेस हैं, जिसमें पुरुष चिल्लाते रहते हैं और कोर्ट में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। उसके फलस्वरूप क्या है कि अकेलापन और टूट जाने के कारण आज ये नतीजे सामने आ रहे हैं। और मजे की बात तो ये कि ये आंकड़े जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं, और वैसे तो ना जाने कितनी संख्या पार हो चुकी होगी। अब देखिए, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भी हमारे देश में जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को लेके पुरुषों में जो आत्महत्या का आंकड़ा है वो इसलिए इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या क्या कारण है। उनमें से मुख्य कारण झूठे केसेस को बताया गया है, वैवाहिक कलह को बताया गया है, तलाक या अलगाव को बताया गया है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बताया गया है। इसके अलावा पत्नी और ससुराल वालों से अनबन, ये बहुत ही मुख्य कारण बताए गए हैं एनसीआरबी के द्वारा। और इतने सारे कारणों से पुरुष जो हैं, जब उन्हें न्याय नहीं मिलता, उनकी आवाज दबाई जाती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तब वो इस तरीके के कदम उठा लेते हैं। और इस केस में भी सेम इसी तरीके की स्टोरी है कि जैसे ज्यादातर पुरुष जो हैं वो अपनी जो परेशानियां हैं, अपनी समस्याएं हैं, जो घरेलू विवाद हैं, उनको समाज में दूसरों से शेयर नहीं करते। सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक दबाव के कारण वो दूसरों से मदद नहीं मांगते, अपनी फीलिंग्स और अपने दुख को किसी के साथ शेयर नहीं करते, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो घुटते रहते हैं और अपने आप को एकदम अलग कर लेते हैं समाज से और अपने परिवार, नातेदारों, रिश्तेदारों से। घर में उनके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या प्रताड़ना हो रही है, जैसे कि जज साहब को खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए प्रेशर डाला जाता था, अब वो इस पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद इस तरीके की बातें अगर वो किसी से शेयर करते तो उनको बहुत ही बड़ा आघात पहुंचता, इससे भी ज्यादा। तो ये पद और प्रतिष्ठा का जो, सम्मान का जो प्रश्न है, ये पुरुषों को रोक देता है बड़ी से बड़े कष्टों को झेलने के लिए, और उसका ये नतीजा होता है कि वो एकदम अकेले हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जब उनके बर्दाश्त की हद पार हो जाती है तो यही नतीजा सामने आता है जो आप इस केस में सुन रहे हैं। वो इतने अवसादग्रस्त हो जाते हैं, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि अब जीवन में मेरा कोई है ही नहीं, कोई सहारा नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। देखिए, पुरुषों की इस मानसिकता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था भी है कि जिसमें बचपन से ही लड़कों को बहुत निडर और ताकतवर बनना सिखाया जाता है, और पुरुष अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को निभाता चला जाता है। और मजे की बात, इन ड्यूटीज को निभाते निभाते वो खुद को इन सब का जिम्मेदार भी ठहराने लगता है।
भूल जाता है कि वो भी एक आम इंसान है, वो भी एक औरों की तरह परिवार का सदस्य है और इसी कारण शायद अपनी भावनाओं को, अपनी तकलीफों को दूसरों से शेयर नहीं कर पाता। यही कारण है कि आपने पुरुषों को जल्दी रोते हुए नहीं देखा होगा, भले ही वो अपने दर्द को छुपाने में, अपनी भावनाओं को छुपाने में एग्रेसिव हो जाए और ऐसे में वो दूसरे को नुकसान पहुंचाए या फिर खुद को नुकसान पहुंचा ले। और ज्यादा एक्सेस हो जाती है तो अपने जीवन को भी समाप्त करने से नहीं चूकते। ये नहीं कहा जा सकता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। कई मायनों में पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं से ज्यादा इमोशनल होते हैं, ज्यादा भावुक होते हैं और जीवन भर सिखाई गई इस सीख के कारण बहुत से जो मर्द हैं, यानी कि जो आदमी हैं, वो जीवन भर दर्द को झेलते रहते हैं, अपनी तकलीफ को बयां नहीं करते और जब हद पार हो जाती है तो इस तरीके के कदम उठा लेते हैं। हम आए दिन अखबारों में या मीडिया में ये खबरें सुनते रहते हैं कि पत्नी की क्रूएलिटी के कारण, उसके टॉर्चर के कारण पति ने आत्महत्या कर ली या फिर पत्नी ने ऐसे ऐसे कदम उठाए जो कि अभी आपने बहुत सारे देखे हैं। या तो वो पति खुद मौत को गले लगा ले या फिर अब आजकल तो पत्नियां पति को मार भी रही हैं। तो ये सब तो आपने देखा ही है, अभी पिछले 2-4 साल से, 5 साल से ये खबरें बहुत आम हो गई हैं। नीले ड्रम का किस्सा और राजा रघुवंशी जैसे केसेस तो आप अच्छी तरीके से सुन ही चुके हैं, समझ चुके हैं कि क्या स्थिति है इस समय। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर और उठता है कि शादी जब 2 व्यक्तियों का मेल है, तो फिर क्या शादी को चलाने, परिवार की हर छोटी-बड़ी जरूरत को पूरा करने, भावनात्मक सहयोग देना यानी कि इमोशनल सपोर्ट देना क्या केवल पति की ही जिम्मेदारी है? पत्नी को क्या सिर्फ लेने का ही हक है? उसको शादी को चलाने, जिम्मेदारियों को अपनी निभाने, घर परिवार को संभालने और जो भी उसकी ड्यूटीज हैं उनको पूरा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, शादी में केवल पति की ही पूरी जिम्मेदारी नहीं होती। शादी पति और पत्नी दोनों लोगों के बीच एक साझेदारी है, जो कि एक कहा जा सकता है कि बराबर की पार्टनरशिप है। शादी का मतलब है एक दूसरे के साथ जीवन बिताना, ना कि किसी एक के ऊपर बोझ डालना। शादी न केवल आर्थिक और भावनात्मक सहयोग है, यानी कि इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट है एक दूसरे को, बल्कि पति पत्नी के जीवन से जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बातें हैं, सब एक दूसरे से साझा करना होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स इससे संबंधित पास किए हैं कि जैसे घरेलू कामकाज में, बच्चों के पालन पोषण में भी पति को सहयोग देना चाहिए। ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दी है। हालांकि अपने देश के हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 18 में पति द्वारा पत्नी को आर्थिक सहयोग यानी कि मेंटेनेंस देने की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर पत्नी की जिम्मेदारियां बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती कि वो मेंटेनेंस लेगी और अपनी कोई जिम्मेदारी वो नहीं निभाएगी। अपने घर से, ससुराल वालों से, ससुर से, सास से, पति से, सबको लात मार के चली गई और जाके वहां पर अपने मायके में बैठ गई और सबसे पहला केस किया मेंटेनेंस का। यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे उसके पक्ष से, यानी उसके जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं वो सब खत्म हो गए हैं। केवल पति की जिम्मेदारी है कि वो उसका भरण पोषण करता रहे, चाहे पत्नी कमाती भी हो और चाहे पत्नी के परिवार वाले यानी कि मायका पक्ष कितना भी संपन्न हो। पत्नी को अपनी ड्यूटीज और अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस समझ में नहीं आते। मन उबा, घर वाले पसंद नहीं आए, शादी ब्याह एक झमेला लगने लगा, बस चलती बनी और ये सोच लिया कि ये मेंटेनेंस तो मुझे मिलना ही मिलना है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलता। देखिए, खुशहाल और टिकाऊ शादी के लिए पति और पत्नी दोनों को घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियों को साझा करना पड़ता है और जहां एक भी डगमगाया वहीं शादी की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, अच्छी खासी नौकरी कर रही हैं या नौकरी के लायक हैं, उनके अंदर मेच्योरिटी है। अब तो शादी की उम्र भी लगभग 30 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, तो इस उम्र में आके भी वो अपना जीवन चलाने में अक्षम है। ये बात कानून को समझनी चाहिए। कोई भी लड़की जो पढ़ी लिखी है या जिसके अंदर जरा सा भी कुछ टैलेंट है या उसको करना चाहिए, नहीं है टैलेंट तो टैलेंट पैदा करे और जाके काम करे, रोजी रोटी कमाए और फिर अपना भरण पोषण करे। ये कानून होना चाहिए। एक आश्चर्य की बात और देखने को मिलती है कि जहां लड़की कमा रही है, पढ़ी लिखी है अच्छी और 10 लाख का पैकेज है उसका साल में, वो चाहती है कि 50 लाख का पैकेज वाला लड़का उसको मिले और उससे नीचे से वो शादी नहीं करना चाहती। वो चाहती है या उसके माता पिता भी ये चाहते हैं कि उससे कहीं ज्यादा कमाने वाला लड़का उसको मिले, ताकि देखिए ये सोच क्या है, ये सोच पारंपरिक है और इस सोच के अनुसार ये मान के चला जाता है कि पति ही परिवार का मुखिया है और मुखिया होने के नाते उसे ज्यादा कमाना चाहिए, घर परिवार उसी को चलाना चाहिए और घर की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो पति को ही उठानी चाहिए। तो जब फाइनेंशियली इस तरीके की एक्सपेक्टेशन है
इस एक्सपेक्टेशन से पढ़ी लिखी कमाऊ लड़कियां शादी कर रही हैं, तो फिर पत्नी पक्ष के लिए क्यों ये पारंपरिक सोच फुस हो जाती है। पारंपरिक रूप से तो पत्नी के काम घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल, सबकी जिम्मेदारी उठाना, घरेलू, यहीं तक सीमित थे। तो इस तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। और इस केस में भी जज साहब की पत्नी, जो खुद एक सिटिंग जज हैं दिल्ली में, उनके ऊपर जब 2 छोटे-छोटे बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी आई और जबकि वो मैटरनिटी लीव पर हैं, तब भी वो फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और घर से मेड को भगाकर पति जज साहब को घर के काम करने के लिए प्रेशर बनाती हैं। वो जज साहब के ऊपर प्रेशर डालती है कि वो घर में रहे, कोर्ट नहीं जाए, घर में बच्चों की देखभाल करे, घर के काम करे, और न करने पर बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को उनके सामने उठाकर फेंक देना, इस तरीके की क्रुएलिटी करती है। तो इस केस में इस तरह से तो यही समझ में आता है कि पत्नी जज होते हुए भी, कानून का पूरा ज्ञान होते हुए भी, आम महिलाओं की तरीके से कानून को समझती ही नहीं। ना तो वो पति पत्नी के रिश्ते को ही समझ सकी और ना ही अपने उच्च शिक्षित होने और उच्च पद का प्रमाण दे सकी इस समाज को। कितनी बड़ी विडंबना है इस केस में कि जिसमें पत्नी खुद एक न्यायिक अधिकारी हो और उसकी बहन एक आईएएस ऑफिसर हो, पूरा परिवार हाईली एजुकेटेड, हाई क्लास, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ना उनमें जानकारी की कमी, ना बुद्धि की कमी, फिर भी एक न्यायिक अधिकारी को जो दूसरों के लिए न्याय सुनिश्चित करता हो, उसे जान देनी पड़ी। बहुत ही अफसोस और शर्म की बात है। अमन कुमार शर्मा जज के जो माता पिता हैं, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे को खोया, आप उनकी पीड़ा को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और आज के इस केस को सुनकर, देखकर उन लोगों के माता पिता का भी एहसास होता है जिन्होंने इस तरीके की क्रुएलिटी, पत्नियों की क्रुएलिटी के चलते जान दे दी और उनके माता पिता न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। जज अमन कुमार शर्मा के माता पिता ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, इतने ऊंचे पद पर पहुंचाया और उनके उस इकलौते बेटे को, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसे एक महिला का फ्रस्ट्रेशन निगल गया। न्यायालय में बैठ के न्याय बांटने वाली, न्याय करने वाली पत्नी इस तरीके से अपने पति के लिए अन्याय का कारण बनी। बड़े ही अफसोस का विषय है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो प्रश्न चिन्ह ये है कि भारत में जब इतने पढ़े लिखे, न्याय से जुड़े हुए, न्यायिक पदों पर बैठे हुए लोग अपने लिए न्याय सुनिश्चित नहीं करा पा रहे हैं, तो उन लोगों को जो आम है, जिनके पास न पैसा है, न पद है, न कोई इस तरीके के साधन है, तो उनके लिए किस तरीके से न्याय मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे देश के लिए। क्या करें वो, कहाँ जाएं? या तो फिर इसी तरीके के जेंडर बाइज्ड जो कानून है, महिला कानून है, उनकी भेंट चढ़ते रहें, या फिर आप ही बता दीजिए कि वो कहाँ जाएंगे। एक के बाद एक हजारों युवा लड़के डॉक्टर, इंजीनियर, जज, आईएएस और हर तरीके के बड़े बड़े पदों पर जो सुशोभित करने वाले, देश का विकास करने वाली जो युवा पीढ़ी है, इस तरीके से जेंडर बाइज्ड कानूनों के भेंट चढ़ती जाएगी और इस तरीके के गुहार लगाते लगाते थक के अपनी जान को गंवाएंगे, तो कैसे काम चलेगा। कोर्ट में तमाम सबूत ला ला के देते हैं, चिल्लाते हैं, गुहार लगाते हैं, लेकिन कोर्ट उनकी नहीं सुनती। वहीं दूसरी ओर महिला चाहे कितना बड़ा झूठ का पुलिंदा लेकर चली आए, न्याय उसी को मिलना है। आखिर कब तक चलेगा ये सब? प्रश्न आपसे है। इसका आपके पास क्या जवाब है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।